शेयर बाजार में निवेश को ना अगर हम एक समंदर की लंबी यात्रा मान लें तो निवेशकों के सामने अक्सर दो तरह के विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है एक विशाल और भारी भरकम क्रूज शिप का, बिल्कुल। जो काफी सेफ होता है, एग्जैक्टली। वो सुरक्षित है, उसकी गति स्थिर है और उसमें डूबने का जोखिम ना के बराबर होता है। और दूसरा विकल्प होता है एक छोटी लेकिन बेहद तेज स्पीड बोट, जो बहुत थ्रिलिंग होती है। हाँ, वो लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ती है, रफ्तार का रोमांच देती है। लेकिन लेकिन अगर मौसम जरा भी खराब हुआ ना तो सबसे ज्यादा झटके इसी स्पीड बोट में महसूस होते हैं। और वित्तीय बाजारों में अगर हम देखें तो ये स्पीड बोट उन मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मतलब जो असाधारण विकास दर तो दिखाती हैं, लेकिन अपने साथ कई तरह के ढांचागत जोखिम भी लेकर आती हैं। सही बात है। देखिए, क्रूज शिप में जो स्थिरता मिलती है वो रफ्तार की कीमत पर आती है। वहीं स्पीड बोट आपको मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचा सकती है, पर इसके लिए जोखिम सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण या कह लें आज की इस चर्चा का केंद्र बिंदु एक ऐसी ही आईटी सेक्टर की स्पीड बोट है। हमारे सामने NINTZ टेक सिस्टम्स एलटीडी के वित्तीय वर्ष 2026 यानी FY26 के ऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं। साथ ही हमारे पास स्क्रीनर का विस्तृत डेटा और ऑडिट रिपोर्ट भी मौजूद है। और आज का हमारा मुख्य उद्देश्य यही जांचना है कि क्या तेजी से बढ़ती ये आईटी कंपनी लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक ठोस दाव है, या फिर इसके ऊंचे वैल्यूएशन के पीछे कोई ऐसा बड़ा खतरा छिपा है जिसे फिलहाल बाजार नजरअंदाज कर रहा है। एग्जैक्टली हम कंपनी की ग्रोथ, उसके कैश फ्लो और संभावित निवेश जोखिमों का पूरी तरह से निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे। तो इस विश्लेषण की शुरुआत कंपनी के मुख्य व्यवसाय को समझने से करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, निंटेक सिस्टम्स मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर सर्विसेज के क्षेत्र में काम करती है। अगर कोई नया निवेशक इस कंपनी को देख रहा है तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि इनका कोर बिजनेस मॉडल आखिर है क्या। तो बेसिकली ये करते क्या हैं? ये कंपनी विदेशी क्लाइंट्स को बैकएंड आईटी सपोर्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी सेवाएं प्रदान करती है। और अगर हम FY26 के आंकड़े देखें तो वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये मॉडल फिलहाल बहुत तेजी से काम कर रहा है। बहुत तेजी से, मतलब अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो FY26 में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू करीब 21.7% की छलांग लगाकर 17,016 लाख रुपए पर पहुंच गया है। मतलब करीब 170 करोड़ रुपए। अरे वाह, ये तो काफी बड़ा जंप है। हाँ, और मुनाफा भी पीछे नहीं है। नेट प्रॉफिट 21.6% बढ़कर 3,201 लाख रुपए हो गए हैं। और मजे की बात यह है कि जब हम इन आंकड़ों को आईटी सेक्टर के स्थापित क्रूज शिप्स के सामने रखते हैं ना, तो तस्वीर और भी रोचक हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि बड़े दिग्गजों की ग्रोथ अब उतनी तेज नहीं रही है। सही काम। हालिया तिमाहियों में TCS जैसे दिग्गज कंपनी की सेल्स ग्रोथ मुश्किल से 9.65% रही है और इन्फोसिस की 13.38%। इसके विपरीत NINTEC की तिमाही सेल्स ग्रोथ 22.51% दर्ज की गई है। बड़े दिग्गजों के मुकाबले ये लगभग दोगुनी रफ्तार है। लेकिन देखिए, लंबे अवधि के निवेशकों के लिए टॉप लाइन ग्रोथ से ज्यादा महत्वपूर्ण एक और मेट्रिक होता है। आप ROCE की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। NINTEC का ROCE इस समय 55.0% है। 55%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस में जो भी पूंजी लगा रही है उस पर वो 55% का ऑपरेटिंग रिटर्न पैदा कर रही है। एक एसेट लाइट आईटी व्यवसाय में जहां भारी मशीनरी की जरूरत नहीं होती, इस तरह का रिटर्न ये दिखाता है कि मैनेजमेंट अपनी मौजूदा पूंजी को कितनी आक्रामकता और कुशलता से काम पर लगा रहा है। लेकिन यहाँ मुझे एक बुनियादी समस्या नजर आती है। ये गवाह है कि जब कोई कंपनी इतना भारी रिटर्न कमाती है तो वो अपने प्रतिस्पर्धियों का ध्यान आकर्षित करती ही है। बाजार में नए खिलाड़ी आते हैं, मार्जिन पर दबाव पड़ता है, कंपटीशन बढ़ता है। बिल्कुल। और जैसे जैसे कंपनी का आकार बढ़ता है, पूंजी पर ये रिटर्न धीरे धीरे नीचे आने लगता है। मतलब बाजार के गुरुत्वाकर्षण बल से कोई भी कंपनी हमेशा के लिए तो नहीं बच सकती ना। ये एक बहुत ही जायज चिंता है। 55% का ROCE हमेशा के लिए बनाए रखना लगभग असंभव होता है। जैसे जैसे कंपनी का इक्विटी बेस और कैपिटल बेस बड़ा होगा, ये प्रतिशत स्वाभाविक रूप से गिरेगा। हाँ, मैथमेटिक्स तो यही कहता है। लेकिन फिलहाल ये उच्च दर ये साबित करती है कि उनके पास एक मजबूत प्राइसिंग पावर है।
उनके जो विदेशी क्लाइंट्स हैं ना, वो उनकी सेवाओं के लिए अच्छा प्रीमियम देने को तैयार हैं। और यहीं से हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर रूढ़िवादी निवेशक के दिमाग में खटक रहा होगा। अगर कंपनी इतनी ही शानदार है तो उसका टिकट भी बहुत महंगा बिक रहा होगा, है ना? चलिए इसके वैल्यूएशन की कीमत और वो जो जीरो डिविडेंड का गणित है उस पर आते हैं। बिल्कुल, वैल्यूएशन समझना बहुत जरूरी है। स्क्रीनर के डेटा के अनुसार एनआई टेक का प्राइस टू बुक रेशो यानी पीबी रेशो 17.8 गुना है और प्राइस टू अर्निंग यानी पी रेशो 51.2 है। एक पारंपरिक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए 17.8 का पीबी रेशो थोड़ा डरावना हो सकता है। हाँ, क्योंकि इसका मतलब है कि बाजार कंपनी की वास्तविक बुक वैल्यू से लगभग 18 गुना ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार है। एग्जैक्टली क्या ये भविष्य की सारी परफेक्शन की कीमत आज ही वसूलने जैसा नहीं है? मतलब कुछ भी गड़बड़ हुई तो स्टॉक धड़ाम से गिरेगा। देखिए, बुक वैल्यू के संदर्भ में आईटी कंपनियों का मूल्यांकन करते समय हमें थोड़ा अलग नजरिया अपनाना पड़ता है। पीबी रेशियो ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए बहुत सटीक होता है, जिनके पास जमीन और भारी मशीनरी होती है। अच्छा, तो आईटी में क्या लगे? आईटी कंपनियों की सबसे बड़ी संपत्ति उनके कर्मचारी, उनका कोड और उनके क्लाइंट के साथ रिश्ते होते हैं, और ये चीजें बैलेंस शीट पर बुक वैल्यू के रूप में दर्ज नहीं होती। इसलिए आईटी सेक्टर में पीबी रेशियो हमेशा उच्च ही दिखता है। समझ गया। हालांकि 17.8 फिर भी काफी महंगा है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब यही है कि बाजार इस 21% की ग्रोथ रेट को अगले कई सालों तक बनाए रखने की उम्मीद कर रहा है। अगर ग्रोथ में जरा भी कमी आई तो ये उच्च वैल्यूएशन बहुत तेजी से गिर सकता है। और इस महंगे वैल्यूएशन के साथ ना एक और चीज जुड़ी है जो नए निवेशकों को उलझन में डाल सकती है। कंपनी लगातार करोड़ों का मुनाफा कमा रही है, फिर भी शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड पूरी तरह से शून्य है, 0.00%। हाँ, ये एक बड़ा सवाल होता है नए निवेशकों का। मतलब अगर मैं एक निवेशक हूं और मेरी कंपनी इतना कमा रही है तो मुझे उस मुनाफे में से नकद हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा? इसका जवाब रिटेंशन ऑफ अर्निंग्स यानी मुनाफे को वापस व्यापार में लगाने की रणनीति में छिपा है। देखिए, जब कोई कंपनी 55% का ROCE जनरेट कर रही हो तो शेयरधारकों के लिए सबसे फायदेमंद यही होता है कि कंपनी वो पैसा उन्हें ना दे। ऐसा क्यों? मान लीजिए कंपनी ने मुनाफे का पैसा डिविडेंड के रूप में बांट दिया। अब शेयरधारक उस पैसे पर टैक्स चुकाएंगे, फिर उसे किसी फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में लगाएंगे जहां उन्हें शायद 8 या 12% रिटर्न मिलेगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 15% मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर कंपनी उस पैसे को अपने पास रखती है और उसे अपने ही व्यापार में लगाती है तो वो उसी पैसे पर 55% का रिटर्न निकाल सकती है। ओह, तो मतलब कंपनी की ग्रोथ शेयरधारकों की वेल्थ को परोक्ष रूप से बढ़ा रही है। एग्जैक्टली। और इसका असर बैलेंस शीट में साफ दिखाई भी दे रहा है। मैंने देखा कि शेयरधारकों की इक्विटी या नेटवर्थ जो पिछले साल 6,135 लाख रुपए थी, वो इस साल बढ़कर 9,163 लाख रुपए हो गई है। ये एक बहुत बड़ा उछाल है। और यही लंबी अवधि में वैल्यू क्रिएट करता है। तो मुनाफे को वापस बिजनेस में लगाने का तर्क तो पूरी तरह से समझ में आता है, लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है? कंपनी इसे किन नए रास्तों पर निवेश कर रही है? ये हमें उनके नीदरलैंड्स में किए जा रहे रणनीतिक विस्तार की ओर ले जाता है ना? जी बिल्कुल। NIN टेक अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अपनी नीदरलैंड स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी में लगा रही है। इसका नाम है निंटेक सिस्टम्स BV। और यूरोप में ये विस्तार उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम है। इसके आंकड़े क्या कहते हैं? SY26 के अंत तक इस यूरोपीय सब्सिडियरी के पास कुल 3,926 लाख रुपए के असेट्स हैं। और सिर्फ इस एक सब्सिडियरी ने इस साल 6,847 लाख रुपए की आय और करीब 421 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। अरे वाह, लेकिन नीदरलैंड्स ही क्यों? यूरोप में सीधा एक्सेस होना उन्हें विदेशी बाजारों में एक बड़ी बढ़त कैसे देता है? क्योंकि ये सिर्फ आउटसोर्सिंग नहीं है, ये क्लाइंट्स के घर में बैठकर व्यापार करना है। ये लंबी अवधि में कंपनी को एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ देता है। अमेरिका के अलावा यूरोपीय बाजार में पैठ बनाना
उनके रेवेन्यू में भौगोलिक विविधता लाता है। और मुझे लगता है कि ये उन्हें यूरो जैसी मजबूत विदेशी मुद्रा में कमाई करने का मौका भी देता है, राइट? बिल्कुल। जब विदेशी क्लाइंट्स को एक लोकल यूरोपीय इकाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की सुविधा मिलती है तो वो ज्यादा भरोसा करते हैं। और यही वजह है कि बाजार उन्हें 51 का पीई रेशो दे रहा है। बाजार को लगता है कि ये नीदरलैंड्स ऑपरेशंस भविष्य में कंपनी की वृद्धि का मुख्य इंजन बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हम भौगोलिक विविधता की बात कर रहे हैं जो एक सकारात्मक कदम है, लेकिन क्या ये कंपनी के सबसे बड़े जोखिम यानी सिंगल सेगमेंट रिस्क को कम कर सकता है? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। क्योंकि देखिए, ये कंपनी केवल और केवल सॉफ्टवेयर सर्विसेज के क्षेत्र में काम करती है। इनके पास कोई और उत्पाद नहीं है, कोई हार्डवेयर डिवीजन नहीं है। क्या नीदरलैंड्स का विस्तार इस एकाग्रता जोखिम या कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को छिपाने के लिए काफी है? सच कहूं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और नए इन्वेस्टर्स को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। भौगोलिक विस्तार अपनी जगह है, लेकिन अगर कल को वैश्विक स्तर पर आईटी सेक्टर में मंदी आती है, जो कि साइक्लिकल है, कभी भी आ सकती है। हाँ, या फिर जेनरेटिव एआई के कारण सॉफ्टवेयर कोडिंग की आउटसोर्सिंग का पूरा ढांचा ही बदल जाता है, तो नीदरलैंड्स में मौजूद होना उन्हें नहीं बचाएगा। उनके पास कोई दूसरा बिजनेस सेगमेंट नहीं है जो इस नुकसान की भरपाई कर सके। मतलब पूरी कंपनी का भविष्य सिर्फ एक ही सर्विस लाइन पे टिका है। बिल्कुल, और ये एक स्पष्ट ढांचागत जोखिम है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया व्यापार मॉडल से जुड़ा जोखिम, लेकिन अब हमें उन छिपे हुए खतरों की गहराई में जाना चाहिए जो सीधे तौर पर कंपनी की नसों में बहने वाले खून यानी नकदी को प्रभावित करते हैं। कैश फ्लो। कैश इज किंग, राइट? एग्जैक्टली। लिक्विडिटी, ट्रेड रिसीवेबल्स और विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स के मोर्चे पर ऑडिट रिपोर्ट में कुछ बहुत बड़े रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं। अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो स्थिति थोड़ी चिंताजनक लग रही है। हाँ, वर्किंग कैपिटल साइकिल पर अगर नजर डालें ना, तो ये दर्शाता है कि व्यापार में फंसा हुआ पैसा कितने दिनों में नकद बनकर वापस आता है। और ये 54.1 दिन से बढ़कर सीधा 108 दिन हो गया है। ये तो लगभग डबल हो गया। और अगर हम सिर्फ डेप्टर्स डेज की बात करें, मतलब ग्राहकों से पैसा वसूलने में लगने वाला समय, तो वो 105 दिन है। इसके कारण ट्रेड रिसीवेबल्स 4,914 लाख रुपए के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। 49 करोड़ रुपए मार्केट में फंसे हुए हैं। इसे एक आसान व्यापारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति थोक का व्यापार करता है, उसका माल धड़ल्ले से बिक रहा है, उसकी अकाउंट बुक में भारी मुनाफा भी दर्ज हो रहा है। कागज पर सब अच्छा है। हाँ, लेकिन उसके ग्राहक उसे नकद भुगतान करने के बजाय कह रहे हैं कि हम आपको 3.5 महीने बाद यानी 105 दिन बाद पैसा देंगे, जो कि एक बहुत लंबी अवधि है। बिल्कुल, कागज पर तो वो व्यापारी बहुत मुनाफे में है, लेकिन जब महीने के अंत में उसे अपने कर्मचारियों को वेतन देना होगा या बिजली का बिल चुकाना होगा तो उसके हाथ में नकदी नहीं होगी। उच्च ट्रेड्स रिसीवेबल्स का सीधा असर भविष्य की लिक्विडिटी और कार्यशील पूंजी पर पड़ता है। और आईटी सर्विसेज जैसे व्यवसाय में, जहां सबसे बड़ा खर्च कर्मचारियों का वेतन होता है, वहां नकदी का प्रवाह बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब 49 करोड़ रुपए बाजार में 3.5 महीने के लिए फंस जाते हैं ना, तो कंपनी को अपने रोजमर्रा के ऑपरेशंस चलाने के लिए या तो अपने रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर छोटी अवधि के महंगे कर्ज लेने पड़ते हैं जिससे मार्जिन कम होता है। एग्जैक्टली। और विदेशी व्यापार के साथ एक और जोखिम मुफ्त में आता है, और वो है विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स का जोखिम। नीदरलैंड सब्सिडियरी यूरो में कमाती है और भारतीय मूल कंपनी रुपए में रिपोर्ट करती है। तो इसका असर बैलेंस शीट पर कैसे दिख रहा है? रिपोर्ट में ये साफ दिख रहा है कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी OCI इस बार नेगेटिव हो गई है। नए निवेशकों के लिए बता दूं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बैलेंस शीट का वो हिस्सा है जहां वे लाभ या हानि दर्ज किए जाते हैं जो अभी तक नकद में तब्दील नहीं हुए हैं। हाँ, और जब यूरो की तुलना में भारतीय रुपया मजबूत होता है या एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव आता है, तो विदेशी सब्सिडियरी की कमाई का मूल्य रुपए में कम हो जाता है। इस फॉरेक्स प्रभाव ने सीधे तौर पर उनके OCI को नेगेटिव कर दिया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विस्तार का एक अनिवार्य साइड इफेक्ट है। तो 105 दिन के डेप्टर डेज और फॉरेक्स के दबाव को देखते हुए क्या ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये कंपनी एक गंभीर लिक्विडिटी संकट की ओर बढ़ रही है?
क्या निकट भविष्य में उनके पास कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे खत्म हो सकते हैं? देखिए, अभी इसे गंभीर संकट कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। अच्छा। ऐसा क्यों? और इसकी वजह है कंपनी की मौजूदा कैश रिजर्व स्थिति। अगर हम उनके ऑपरेटिंग कैश फ्लो को देखें तो वो अभी भी 2646 लाख रुपए पर मजबूत बना हुआ है। इसके अलावा बैलेंस शीट में उनके पास 3880 लाख रुपए का नकद और नकद समतुल्य यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस मौजूद है। मतलब लगभग 38 करोड़ रुपए उनके पास लिक्विड फॉर्म में है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा शॉक एब्जॉर्बर है उनके लिए। ये उन्हें फिलहाल लिक्विडिटी के किसी बड़े संकट से बचा रहा है। मतलब कंपनी के पास एक मजबूत गद्दा है जो फिलहाल इन झटकों को सह रहा है। लेकिन 105 दिन का साइकिल फिर भी एक ऐसी चीज है जिस पर हर तिमाही नजर रखनी होगी। अब इतने सारे रेड फ्लैग्स और उच्च रिसीवेबल्स के बीच कोई लंबी अवधि का निवेशक इस कंपनी के मैनेजमेंट पर कैसे भरोसा करे? ये गवर्नेंस का सवाल है। बिल्कुल। यह हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वित्तीय पारदर्शिता के पहलू की ओर ले जाता है। क्या मैनेजमेंट इन जोखिमों को कम करने के लिए कुछ कर रहा है? हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मोर्चे पर कंपनी ने इस पर एक बहुत अहम रणनीतिक कदम उठाया है। ऑडिट कमेटी की सिफारिश पर बोर्ड ने सुश्री ज़लक चोकसी को FY 26-27 के लिए कंपनी का नया इंटरनल ऑडिटर नियुक्त किया है। ज़लक चोकसी, इनका बैकग्राउंड क्या है? उनके पास ऑडिटिंग, अकाउंटिंग और टैक्सेशन के क्षेत्र में लगभग 11 साल का व्यापक अनुभव है। यहाँ एक नए निवेशक को ये समझना जरूरी है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में आखिर फर्क क्या होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट भारी संस्था करती है, जैसे यहाँ समीर एम शाह एंड एसोसिएट्स ने किया है, और उन्होंने क्लीन या अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दी है। हाँ, मतलब बाहरी ऑडिट में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली। लेकिन इंटरनल ऑडिटर कंपनी के भीतर रोजमर्रा की प्रक्रियाओं, बिलिंग और कंप्लायंस की जांच करता है। जब किसी कंपनी के 49 करोड़ रुपए मार्केट में रिसीवेबल्स के तौर पर फंसे हों, तो ज़लक चोकसी जैसे अनुभवी इंटरनल ऑडिटर की भूमिका और भी अहम हो जाती है। बिल्कुल। और ये नियुक्ति वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को बहुत मजबूत करती है। इंटरनल ऑडिट ये सुनिश्चित करेगा कि नीदरलैंड्स के ऑपरेशंस, वहां से आने वाले विदेशी इनवॉइसेस और ट्रेड रिसीवेबल्स की रिकवरी का पूरा प्रोसेस कड़े नियमों के तहत हो। मतलब कोई भी लूप होल ना बचे। हाँ, एक मजबूत इंटरनल ऑडिट सिस्टम लंबी अवधि में किसी भी तरह की वित्तीय हेराफेरी या कैश फ्लो लीकेज को रोकता है। और शायद मैनेजमेंट पे यही संदेश देना चाहता है कि उनका नियंत्रण पूरी तरह से कायम है। इस भरोसे का एक और बहुत बड़ा सबूत हमें प्रमोटर के व्यवहार में देखने को मिला है। वो शेयर खरीदारी वाला। जी, हाल ही में कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज गेमावत ने खुले बाजार से अपनी ही कंपनी के 650 शेयर खरीदे हैं। इसके बाद प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 47.48% हो गई है। इस कदम का ना मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। वो कैसे? देखिए, कि तरफ बाजार के कुछ एनालिस्ट ये मान सकते हैं कि 17.8 का पीबी रेशियो और 51 का पीई रेशियो बहुत महंगा है। लेकिन दूसरी तरफ वो इंसान जो कंपनी की रग रग से वाकिफ है, जिसे 105 दिन के डेप्टर डेज की सच्चाई पता है, वो प्रमोटर खुद इस ऊंचे वैल्यूएशन पर अपना पैसा लगा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये इस बात का संकेत है कि मैनेजमेंट को अपने व्यापारिक विस्तार और नीदरलैंड सब्सिडियरी की सफलता पर गहरा विश्वास है। बिल्कुल। जब प्रमोटर्स अपनी जेब से शेयर खरीदते हैं तो रिटेल निवेशकों के लिए ये एक बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है। ये कॉर्पोरेट स्थिरता और लंबी अवधि के विकास को एक तरह से प्रमाणित करता है। तो इन तमाम पहलुओं को एक साथ रखने पर तस्वीर काफी साफ हो जाती है। हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जो 21% से ज्यादा की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से बहुत बेहतर है। हाँ, और नीदरलैंड्स के विस्तार ने उन्हें एक मजबूत प्रतिस्पर्धी लाभ दिया है। उनके पास 3,880 लाख रुपए का मजबूत कैश बफर है, एक साफ स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट है, नई इंटरनल ऑडिट नियुक्ति से पारदर्शिता बढ़ रही है, और प्रमोटर्स का आत्मविश्वास उनके शेयर खरीदने के पैटर्न में झलक रहा है। और दूसरी तरफ जोखिम भी पूरी तरह से स्पष्ट हैं। 105 दिन का खिंचता हुआ वर्किंग कैपिटल साइकिल, करीब 49 करोड़ रुपए के ट्रेड रिसीवेबल्स, फॉरेक्स के कारण नेगेटिव ओसीआई, 17-18 का उच्च पीबी वैल्यूएशन, और सबसे बड़ा सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर निर्भर होने का सिंगल सेगमेंट जोखिम। तो इन्हीं सब तथ्यों को तौलने के बाद अर्निंग स्कोरकार्ड ने मौजूदा रेड फ्लैग्स के बावजूद NINTech को 10 में से 9.3 की रेटिंग दी है। 9.3, ये तो काफी हाई है। हाँ, जो कि स्पष्ट रूप से एक बुलिश या बाय रेटिंग है,
लंबी अवधि के ग्रोथ निवेशकों के लिए जो इस ऊंचे वैल्यूएशन और विदेशी विस्तार के जोखिमों को समझते हैं, या एक बहुत ही दिलचस्प अवसर हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल उस स्पीड बोट की जो बाजार की लहरों पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जिस पर शायद हर निवेशक को अलग से मनन करना चाहिए। वो क्या है? आज हमने नीदरलैंड्स में उनके सफल विस्तार की बात की, लेकिन जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई कोडिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और बैकएंड आईटी सपोर्ट को तेजी से अपने कब्जे में ले रहा है, क्या अगले 5 सालों में नाइनटेक जैसी पारंपरिक सिंगल सेगमेंट आईटी सर्विस कंपनियों का यह पूरा मॉडल ही अप्रचलित नहीं हो जाएगा? ये बहुत ही डरावना लेकिन जरूरी सवाल है। बिल्कुल। अगर एआई ने उनके क्लाइंट्स की जरूरतें खुद ही पूरी कर दी, तो क्या नीदरलैंड्स का ये सारा महंगा विस्तार किसी काम का रह जाएगा? बिना किसी बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन के क्या ये स्पीडबोट एआई के इस तूफान का सामना कर पाएगी? इसका जवाब तो शायद भविष्य की बैलेंस शीट ही दे पाएगी। सही कहा। ये एक ऐसा ढांचागत सवाल है जिस पर निवेशकों को नजर रखनी होगी। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय और नई इनसाइट्स के साथ फिर मिलेंगे।